हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि मैं पीछे भी बतला चुका हूं। ये चैप्टर 2 है 12th फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर सेकेंड है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज क्यों बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किससे रिलेटेड बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डिस्कस करने कर देता हूं पहले। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो टॉपिक होगी वो टॉपिक को हाईलाइट करते हैं। पहले टॉपिक फर्स्ट में आएगा आपका हॉलोस्फीयर देख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज एक नंबर में है इसका हॉलोस्फीयर। फिर दूसरे नंबर में है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आज पढ़ेंगे, लेकिन ड्यू टू हॉलोस्फीयर पढ़ेंगे और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, और ग्रुप जो पॉइंट चार्ज का होता है उससे, इन सब चीजों से। लेकिन आज कुछ और है। थर्ड में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात बताएंगे कि क्या क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग जो होती है वो क्या होती है, इस पर डिस्कस करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन हॉलो स्फीयर। यानी एक थीन हॉलो स्फीयर है, उस थीन हॉलो स्फीयर से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए एक यहां पर हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर हुआ, और इस हॉलो स्फीयर को जब मैं चार्ज करूंगा तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए, मटेरियल में। तो ये तो पतला मटेरियल है, हॉलो स्फीयर है, और इसकी जो चार्ज है वो क्यू। सपोज कर लीजिए कि इसकी जो चार्ज है वो क्यू है। इसका ये सेंटर रहा और ये डॉट 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 डॉट, ये इसकी रेडियस हुई। अब क्या करनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए थ्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक होगा एक्सटर्नल पॉइंट, आते जाएंगे सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर अंदर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा इंटरनल पॉइंट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले केस फर्स्ट लेता हूं और लिखता हूं एट एक्सटर्नल पॉइंट। यानी अभी डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पे, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो यहां पे, यही एक्सटर्नल पॉइंट है जिसकी लोकेशन सेंटर से आर है, जिसकी लोकेशन सेंटर से आर है। तो इस केस में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी। होगा ऐसा? तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेनी है तो देखिए, डायरेक्ट वे में तो जान नहीं रहे, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई होगी। और ये मैं बता दूं कि इधर कहां तक जाने वाले हैं, तो इंफिनिटी तक जाने वाले। अब बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको के भी लिख सकते हैं, इंटू क्यू और बाई आर स्क्वायर होगा। होगा ऐसा? और एक रिलेशन दिया गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि क्या है? तो यहां पर है dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, या तो ई डी आर कॉस थीटा, यही। अब देखिए, तो dv है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे जैसे इनफाइनाइट से आएंगे वैसे वैसे चेंज करते जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो गए। तो यदि वेरिएबल आ जाएगा तो उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड लगाए। तो यहां से dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो dv इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ई, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वेर डी आर। हो गया ऐसा। अब इसको क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो dv का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, इंटीग्रेशन r पर पावर 2 ऊपर जाएगा तो r पे पावर -2 डी आर। देखिए स्टार्ट कहां से होगा, भी इनफाइनाइट से, कहां तक जाएगा, भी आर तक जाएगा, इन्फिनिटी से आएगा आर तक जाएगा। होगा ऐसा। तो dv का इंटीग्रेशन जो होगी वो तो भी होगा जिसका लोअर लिमिट भी इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा, भी आर तक जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। और यहां पर इंटीग्रेशन दोगे तो r पे पावर -2 है, तो यहां पर एक पावर ऐड हो जाएगा और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। कहां से, तो इन्फिनिटी से r तक। अब देखो ये आ जाएगा भी आर माइनस भी इनफाइनाइट -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्यू होगा। इसके बाद r पे पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी टू r होगा, -1 इधर आ जाएगा प्लस, भी इनफाइनाइट 0, तो ये हो गया भी आर एक्सटर्नल पॉइंट पे, माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, ये आएगा 1/r इन्फिनिटी टू r, ये आ जाएगा भी आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी नेगलेक्ट, खत्म कर दी। सो भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर होगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे दैट इज भी वैरिज 1/r आएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। उसी तरीके से चलते आएंगे सरफेस पे आ जाएंगे, चलते जाएंगे सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे केस नंबर, ये होगा सेकेंड, और लिखेंगे ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर आ जाएंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल आर में कन्वर्ट होगी। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर हो, सरफेस पर आ गए ऐसा। अब देखो केस नंबर थर्ड लेंगे और लिखेंगे एट इंटरनल पॉइंट, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल आर, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते 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 इंटरनल पॉइंट पे आ जाए। तो जब इंटरनल पॉइंट पे आ जाएंगे तो देखिए इंटरनल पॉइंट कहीं भी लीजिएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो 0 होगा, अंदर में फील्ड ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो 0 होगा। तो एक होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, या नहीं तो इसी को लिखेंगे डेल्टा भी और माइनस ई, तो ये तो 0 बन जाएगा, ई 0, तो डेल्टा भी 0। तो डेल्टा भी जैसे फाइनल होगा इंटरनल, और इसको लिखेंगे माइनस, कहां से स्टार्ट होता है इंटरनल, देखिए ये स्टार्ट होता है सरफेस के पास से, इन किए तो सरफेस हो गया इनिशियल, और इंटरनल पे आए तो फाइनल, तो फाइनल हो गया इंटरनल और इनिशियल हो गया सरफेस वाला, तो 0।
तो V इनिशियल इंटरनल इज इक्वल टू V सरफेस, जो 1/4πε0 Q/r आएगा। हो गया ऐसा। अब इसका यदि ग्राफ खींच दें तो देखिए, ये स्मॉल r और ये क्या है, V है, यही तो है। अब यहां पे ये क्या है, ओरिजिन है। ये देखो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, डॉट डॉट डॉट, यहां तक गए। तो सरफेस तक, ओरिजिन से सरफेस तक क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यदि आप सरफेस से चलें, सॉरी सेंटर से चलें, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट है। जो सरफेस पर है वही अंदर में किसी भी पॉइंट पर है, मतलब नो चेंज। आगे बढ़ने लगोगे तो डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीज कर गया, हो गया ऐसा। तो डिक्रीज करके टेंस टू टच हो गया, ऐसा मैंने दे दिया। तो ये हो गया हॉलो स्फीयर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी अगर नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करें, ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्मली जब चार्ज करोगे इसको, तो जरा देखिए, देखो ये हो गया, और इसको चार्ज करोगे, नॉन कंडक्टिंग है, तो पूरे मटेरियल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है। हो गया ऐसा, पूरे मटेरियल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो ये क्यू चार्ज हुआ, ये सेंटर है, और इसकी रेडियस मान लो, रेडियस आर मान ले, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेनी, तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे ले। तो जरा सोचिए कि जो हॉलो स्फीयर की बात है, हॉलो स्फीयर रहे और सॉलिड स्फीयर, बाहर से देखने पर तो एक ही जैसा लगे। तो ये आर डिस्टेंस पर जब मैंने लिया, तो यहां पर देखिए केस फर्स्ट, ठीक है, एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी स्मॉल आर जो होगा वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और कहां तक चले जाएंगे, इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगी। अब देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, dV इज इक्वल टू माइनस EdR, dV इज इक्वल टू माइनस EdR लगाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू इतना पुट करोगे तो 1/4πε0 Q इंटीग्रेशन R पे पावर -2 dr, इंफिनिटी से कहां तक, R तक। इंटीग्रेट जब करोगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/r आएगा। हो गया, तो केस फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से कहां पर चले आएंगे, डिक्रीज करते करते सरफेस पर आ जाएंगे। तो केस सेकेंड लिखेंगे और लिख देंगे ऑन द सरफेस, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से चलते जाएंगे तो इंटरनल पॉइंट पे आ जाए। तो देखिए बात यहां पे ये हुआ कि जब जो है से इंफिनिटी से कैपिटल आर तक आएंगे तो एक्सटर्नल कंडीशन होगा, और जैसी कैपिटल आर से
यहां पर स्मॉल आर तक आएंगे तो ये इंटरनल कंडीशन होगा। मतलब इंटरनल कहां तक जाना है, यहां से यहां तक, एक्सटर्नल यहां से यहां तक। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, यहां पर लिखूंगा केस थर्ड और लिखूंगा एट इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा ऐसा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। अब इसमें डिस्कस करो कि यदि डी भी लूंगा तो ये तो होगा माइनस ई डी आर, और इसको इंटीग्रेट जब करूंगा तभी पोटेंशियल निकलेगा इंटरनल पॉइंट पे, तो माइनस बाहर ई डी आर। तो डीवी का इंटीग्रेशन तो भी हो जाएगा, चलो ठीक है, और ये माइनस रहेगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन जो होगी वो सबसे पहले इंफिनिटी से कैपिटल आर तक होगा, और ये लगेगा एक्सटर्नल, और ये क्या होगा डी आर, प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर, लेकिन कैपिटल आर के जैसे आएंगे तो इंटरनल होगा, और ये होगा ई डी आर। देख सकते हैं आपको, इस पॉइंट पर लेना है तो इंफिनिटी से सरफेस तक आएंगे जो एक्सटर्नल कंडीशन होगा, सरफेस से यहां तक आएंगे जो इंटरनल कंडीशन होगा, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से, तो यहां पर मैं बात करूं साइड में कि एक्सटर्नल जो होगी, एक्सटर्नल वो 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, बट इंटरनल जो होगी वो 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू आर क्यूब इनटू स्मॉल आर होगा। यही तो होगा, एक्सटर्नल के जगह पे इसको पुट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, और इंटरनल के प्लेस पे इसको पुट कीजिए और इंटीग्रेट करेंगे तो देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन से v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये इंटरनल कंडीशन। उसी तरीके से चलते चले जाएंगे, कहां पे चले जाएंगे, सरफेस सेंटर पे, तो सेंटर पे जाएंगे तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे केस नंबर 4 और लिखेंगे एट द सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल आर 0 थी खत्म, तो 3r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से क्यू वाला कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट होगा सेंटर पे 1/4 एप्सिलॉन नोट, ये होगा क्यू बाई आर इंटू 3/2 बच रहा, जिसको ऐसे लिख सकते हो VC इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर, या तो VC इज इक्वल टू 3/2 और इंटू ये कहां का है, सरफेस पर का है, तो भी सरफेस हो जाएगा, यानी सेंटर पर ज्यादा होता है सरफेस से, लेकिन हॉलो जब रहता है तो दोनों आपस में बराबर होता है। इंटरनल पॉइंट पे कभी चेंज नहीं करता है इसमें, लेकिन चेंज कर जाता है, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे फील्ड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और सेंटर पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, जो कि सरफेस के 3/2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब इसकी ग्राफ के लिए बात करें तो देखिए यहां पर ये देखो, इस पे आर ले लो और इस पे पोटेंशियल भी ले लो, ये ओरिजिन है, यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, मतलब सरफेस वाली बात है। इसके बाद देखिए ये जो है, देखिए यहां पर सेंटर है और ये जो है से सरफेस है, तो ये तो सरफेस होगा, और यहां पर क्या होगा
सेंटर होगा, तो सेंटर पर तो ज्यादा होता है, सरफेस पर यही होगा, सेंटर पर ज्यादा होगा, 3/2 इंटू सरफेस वाला। ठीक है, तो जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, आएगा ऐसे। ठीक है, और फिर क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। हो गया ऐसा, तो ये क्या होने लगा, डिक्रीज करने लगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पे सॉल्व हो गया, मैटर सॉल्व। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है ये बताता हूं। देखिए, सपोज कीजिए यहां पे आपके पास एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसको आपने चार्ज किया। चलो ठीक, चार्ज किया, जैसे चार्ज किए तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कंडीशन है उसकी, कि यदि आप उसको चार्ज करते हैं कहीं भी, तो कुछ ही देर में जो चार्ज है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, मतलब स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है सरफेस पे। ठीक है, तो अभी यदि आप यहां पे चार्ज है किए हैं, तो इस केस में क्या होगा, अभी तो ये स्प्रेड होगा कहां पे, सरफेस पे। इसका मतलब है अभी यहां पे चार्ज किए हैं, तो इस कंडक्टर में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होगा है, क्योंकि अभी चार्ज का मूवमेंट होगा, क्योंकि स्प्रेड होगा सरफेस पे। तो जब मूवमेंट समाप्त होगा, ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में आ जाएंगे, अभी तो मूवमेंट करेगा, जब चार्ज रेस्ट में आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो समझिए, यहां पर इनसाइड एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। अब बताइए, जब सरफेस पे चार्ज चला गया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो जाएगा। कब, जब इसको चार्ज किए, और जब स्टैटिक सिचुएशन में आया तब। कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से ऐसे नॉर्मली बाहर जाएगा, नॉर्मली बाहर जाएगा, नॉर्मली बाहर जाएगा, नॉर्मली बाहर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आपने कंडक्टर को चार्ज किया, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो स्टैटिक सिचुएशन में आया, तो यहां पर इनसाइड फील्ड 0 हो गया, मतलब अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो नेट फील्ड क्या होगा वहां पे, 0 होगा। नहीं तो गॉसियन सरफेस खींच दीजिए, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड, इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं, तो फ्लक्स 0 होगा, तो फील्ड 0 होगा। चलिए एक बात, दूसरी बात ऐसा है कि सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर बोर्ड दे दिया गया ऐसा, और इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें, जो फील्ड इधर के तरफ है, जो फील्ड इधर के तरफ है, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, जैसे फील्ड में कंडक्टर को रखें तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां पे रहे तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे ही फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ, तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन ये इधर आना शुरू कर, ठीक है, तो इधर शुरू कर दिया है आना, तो इस साइड क्या होने लगा, प्लस होने लगा। ठीक है, प्लस होने लगा। अब जैसे ही ऐसा होने लगा, तो एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया जो ई इंटरनल है। ठीक है, अब देखो यहां पर ई इंटरनल नहीं दो, इसको ई नोट देते हैं। हो गया ऐसा। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब तक इधर जाता रहेगा, जब तक कि
ये एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड मतलब ई नोट इसको बराबर ना हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री, देखो इलेक्ट्रॉन ई कह रहा है कि तुम इधर चलो, और ये जो प्लस और माइनस डेवलप हुआ उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इधर डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है राइट साइड और ये दे रहा है लेफ्ट साइड। यदि ये अभी तक स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इंक्रीज करते, तो इस पर राइट साइड लगने वाला फोर्स इंक्रीज हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा। कब? जब ये वाला फील्ड और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तब जो है से क्या हो जाएगा, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का रुक जाएगा। वही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रुकेगा तब की बात करनी, तो रुक गया, तो रुक गया तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना ये बाहर के तरफ है, जितना ये बाहर वाला है उतना ये अंदर के तरफ, तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं बचा, जीरो हो गया। कब? लेकिन स्टैटिक सिचुएशन आया तब। जब तक मूवमेंट चल रहा था इलेक्ट्रॉन का तब तक नहीं, जीरो नहीं हुआ। जीरो हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन रुक। अब देखो इसमें फील्ड की बात करें तो इधर से आया फील्ड, रेडियली इन किया, यहां पे लास्ट हो गया, इंड हो गया नेगेटिव पे, फिर पॉजिटिव से रेडियली स्टार्ट हुआ, अंदर में कोई फील्ड काम नहीं। ठीक है। दूसरी बात, यहां से चल रहा था फील्ड, रेडियली इन किया इसमें, यहां से रेडियली इन करेगा, आएगा ऐसे, रेडियली इन किया, रेडियली आउट हुआ बट ऐसे पैरेलल हो, रेडियली आउट हुआ बट इस तरीके से पैरेलल। ठीक है। और यहां से देखिए आया ऐसे और फिर ऐसे चला, उसी तरीके से आया चला जाए। तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर, और नेट फील्ड जीरो है अंदर। तो वही बात बोला, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। या तो कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखो, या तो कंडक्टर को चार्ज करो। जब चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में आएगा तो डेफिनेटली है उसके अंदर फील्ड जीरो होगा, कोई भी कंडीशन। अच्छा, अब देखिए आगे, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। मैंने बताया रेडियली आउट हो रहा है मतलब परपेंडिकुलरली है, रेडियली इन किया ऐसे आया, लेकिन रेडियली इन करेगा तो परपेंडिकुलरली होता है। ये स्टोरी फिक्स है। कब? लेकिन यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तब, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा तो नहीं हो सकता। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में देखिए कि यहां पर ऐसे गोलाकार घुमा दीजिए, अंदर में कोई चार्ज नहीं, सरफेस पर भी। आगे बढ़ते, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। देखिए कोई भी कंडक्टर लीजिए, सपोज दैट ये कंडक्टर लिए जिसकी रेडियस यहां पे r है, इसको चार्ज करोगे तो कंडक्टर को चार्ज करोगे तो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सरफेस पे जो पोटेंशियल होगी वो इनसाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब अंदर में ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, और हॉलो स्फीयर की बात अभी मैंने प्रूफ किया कि अंदर में पोटेंशियल जो होगी वो हर पॉइंट पे इक्वल होगा, और वो सरफेस के इक्वल होगा जो 1/4πε0 Q/r होगा। यही बात तो यहां कहा जा रहा है, इनसाइड में हर पॉइंट पे इक्वल होगा। क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वल इसलिए होगा क्योंकि फील्ड जीरो होता है, और जिसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, यानी ई जीरो हो गया यानी चेंज वैल्यू जीरो हो गया, और चेंज वैल्यू जीरो तभी होगा जब इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे इक्वल। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे या तो सरफेस के नियरेस्ट, तो यदि मान लो ये कंडक्टर बॉडी,
इसको आपने चार्ज किया तो चार्ज तो सरफेस पे चला गया, इसकी सिग्मा होगी वैल्यू, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसके बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगा, नॉर्मली बाहर होगा, जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा एन कैप होगा। यही होगा कंडक्टर के, यही क्या होगा कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इनसाइड पूछेगा तो जीरो, सरफेस पे पूछेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग आता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग है क्या, तो समझना यह है कि यदि कोई कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर को या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, या तो किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी दोनों केस में कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या तो कंडक्टर को चार्ज कीजिए, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि ये यहां पर कोई कंडक्टर है और इसको मैंने चार्ज किया, तो चार्ज कहां चला गया, इसके सरफेस पे चला गया, सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे, बट अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वही यदि इसी कंडक्टर को चार्ज किए बट अंदर में कोई स्पेस है, ये देखो मटेरियल है, इसको चार्ज करेंगे तो सरफेस पे चार्ज फैलेगा, आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये हॉलो कंडीशन है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब हुआ कि जहां पे आप कोई चीज रख भी सकते हैं। इसमें क्या है, कोई चीज नहीं रख सकते हैं। यदि पूरा ये सॉलिड है कंडक्टर तो यहां पर छुपा के कोई चीज नहीं रख सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और ये कैविटी का मतलब हुआ फ्री, माने खाली जगह है, खाली जगह है जिसमें कोई चीज लाके रखा जा सकता है। तो दोनों केस में यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मुझे बचाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर। ठीक है, तो कंडक्टर में दोनों बात है, कंडक्टर को चार्ज कर दें या तो कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। यानी बाहर से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस कंडक्टर के अंदर किसी जिसको बचाना है उसको ये फ्री स्पेस, मतलब यहां पर जो खाली जगह है, कैविटी है, जो होल है, उसमें रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो होगा। मतलब उस केस में इसका प्रोटेक्शन हो, इस केस में उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो यही जो कैविटी है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जहां पे किसी किसी बॉडी को प्रोटेक्शन करवाएंगे, सुरक्षा दिलवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखेंगे, वही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग है। यानी वही यहां पर बोला गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो। कोई भी कंडक्टर लो, उसके अंदर कैविटी लो, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का दोनों केस में, कंडक्टर को चार्ज करो या तो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में उसके अंदर फील्ड जीरो होगी। और उसी में जो फ्री स्पेस होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो हो रहा है ना, वही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग है। या तो बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ये सर्टेन पार्ट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल शेल्डिंग। यानी प्रोटेक्शन करना है,
प्रोटेक्शन दिलाना है, बचाना है, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसके बारे में, इलेक्ट्रिक शेल्डिंग के बारे में सबसे पहले फैराडे जी कि कंडक्टर के अंदर रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते। या तो उन्होंने एक पिंजरा बनाया, किससे? मेटल का, ठीक है, पिंजरा, चारों तरफ से पैकिंग, उसके अंदर किसी को बैठा दो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सपोज कीजिए मोबाइल है, मोबाइल पे जो कॉल लगाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिम्मेवार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके पास पहुंचेगा तभी जो है से फोन लगेगा, कॉल लगेगा, नहीं तो कवरेज एरिया से बाहर बताएगा। तो उसके लिए देखिए, यदि उस फोन को, मोबाइल फोन को एक एल्युमिनियम के बॉक्स में, या तो आयरन के बॉक्स में, या तो सिल्वर के, मतलब कोई भी मेटल लो, कोई भी कंडक्टर लो और उसका एक बॉक्स बना दो और चारों तरफ से पैक करके उसको रख दो और कॉल लगाओ, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शेल्डिंग हो गया, चारों तरफ से वो प्रोटेक्शन दे रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना दे रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पे पहुंच नहीं रहा। ये चीज है। तो देखिए यहां पर कैविटी से रिलेटेड हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, ठीक है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि यदि कोई कंडक्टर है, इसके अंदर कैविटी है, ठीक है, ये पूरा मटेरियल है, ठीक है, इसको चार्ज करेंगे तो पर भी फील्ड यहां पर जीरो होगी, तो पर भी चार्ज यहां जीरो होगी, सॉरी, फील्ड जीरो होगी। या तो इसको कोई एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे फिर भी यहां पर फील्ड जीरो होगी। तो यही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग में, एक सेकंड और देखिए, जैसे मान लो ये एक कार है, कार है, ये कार चारों तरफ के मेटल के से बंद है ये। यदि जो है से लाइटिंग होता है, बादल की गर्जन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और यदि कोई कार के अंदर बैठा हुआ रह गया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शेल्डिंग का काम करेगा। बॉडी पे चारों तरफ से चार्ज जनरेट हो जाएगी, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब लाइटिंग होती है तो उस केस में सलाह दी जाती है कि ओपन फील्ड में ना रहे, या फिर किसी पेड़ के नीचे ना रहे, या आप किसी कार के अंदर रहें, या तो घर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको बॉडी को डैमेज कर देगा उस समय। जिससे बचने के लिए फील्ड जीरो होनी चाहिए। आप जहां पे हैं, तो घर के अंदर है तो घर एक बॉक्स की तरह काम करेगा, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षा दिलाएगा, इलेक्ट्रिक शेल्डिंग की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये है फैराडे जी का पिंजरा, फैराडे केज, ठीक है। और ये देखो पिंजरा बना हुआ है जिसमें तोता जैसा, तोता जिसमें रखते हैं उसी के तरह का। इसमें एक आदमी को बैठा दिया गया और हाई फील्ड जनरेट किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि मेटल का बना हुआ है। तो चार्ज जो है सिर्फ सरफेस पे रह गया, अंदर में जीरो बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि इस आदमी को कोई फर्क नहीं। अब देखो, तो यहां पे आगे बढ़ता हूं, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग तक ही आज का टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।